So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to our next commerce chapter which is organizing for ISC Commerce Class 12. हम लोग अपने organizing chapter पे आ गए हैं and now we are going to discuss everything about organizing in this chapter. Chapter slightly big है तो आप इस chapter को पार्ट पार्ट में देखिएगा और जैसे जैसे ये चैप्टर के मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं तो आप वीडियो पॉज करके उसी टाइम लर्न कर लेना। इससे क्या होगा कि 2 घंटे 2.5 घंटे में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी लर्निंग भी कंप्लीट हो जाएगी। सो टेक 2.5 आवर्स, 2 घंटे से लेके 2.5 आवर्स तक का टाइम ले लो और साथ साथ में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। 6 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग से? देखो यहाँ एक एग्जाम्पल पहले समझते हैं, इससे क्या होगा चैप्टर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, टाइम बचाना है ना तो जल्दी समझना है। देखो, आप कोई सा भी बिजनेस इमेजिन कर लो। मान लो हमने फर्नीचर का बिजनेस इमेजिन किया। ठीक है, फर्नीचर कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन एनी बिजनेस। तो देखो, बिजनेस हमारा फर्नीचर का है। इट मींस व्हाट? आर वी ओनली मेकिंग फर्नीचर? नो। हम लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस को पहले अलग अलग काम में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे बिजनेस में कुछ काम होंगे जो फैक्ट्री वाले काम होंगे, प्रोडक्शन वाले काम होंगे, प्रोडक्ट मेकिंग के काम होंगे, और कुछ काम होंगे जो पेपर वर्क से रिलेटेड काम होंगे। तो पेपर वर्क से रिलेटेड काम हम लोग ऑफिस में करेंगे और जो बिजनेस का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो हम लोग फैक्ट्री में करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब जो फैक्ट्री में है वहां बहुत एक्टिविटीज हो सकते हैं, मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। आप परचेज करोगे, जैसे कि आप वुडन लॉक्स परचेज करोगे। अगर फैक्ट्री आपकी मतलब आपका प्रोडक्शन एरिया अगर फर्नीचर का है तो आपको वुडन लॉक्स परचेज करना पड़ेगा। एंड दूसरा फिर आपकी प्रोडक्शन होगी, अलग अलग फर्नीचर की आप प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, मशीन के हेल्प से, लेबरर्स के हेल्प से आप प्रोडक्शन करेंगे। सिमिलरली ऑफिस में भी कुछ एक्टिविटी होगा, जैसे सेल्स की एक्टिविटी होगी। आपकी एक सेल्स टीम होगी, वो सेल्स टीम डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द मार्केट उनसे कांटेक्ट करेगी और आपका गुड्स बिकवाने में हेल्प करेगी। एंड फिर आपका अकाउंटिंग का भी टीम होगा और भी बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग छोटा एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब जैसे सेल्स टीम है तो इसमें एक मैनेजर होगा और मैनेजर के अंडर में कुछ स्टाफ्स होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, स्टाफ नंबर 1, स्टाफ नंबर 2, स्टाफ नंबर 3। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी एक मैनेजर होगा, उसके अंडर में भी 2 स्टाफ होंगे, स्टाफ नंबर 1, स्टाफ नंबर 2। सो ये बेसिकली जो मैंने स्क्रीन पे बनाया इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अपने बिजनेस का एक रफ स्केच बनाना, एक स्ट्रक्चर बनाना। जैसे ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? हमारी हेड सबसे ऊपर में होती है, हमारे लेग्स नीचे होते हैं, हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड में हैंड्स होते हैं। तो वो ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चर है। सिमिलरली बिजनेस का भी हमने जो यहां पे अभी आपको एग्जांपल दिखाया, ये बिजनेस का स्ट्रक्चर है। ये बनाना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। एक टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया अपने बिजनेस का, जिसमें हमने मेनली ये भी क्रिएट किया कि सीनियर कौन होगा और सीनियर के अंडर में जूनियर्स कौन होंगे। ये सब क्या क्या काम होगा, वो काम कौन से हेड के अंडर में होगा, इंचार्ज कितने होंगे, स्टाफ कितने होंगे, डिसाइडिंग दिस एंटायर थिंग, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अभी ये मैनेजर आएगा कैसे, वो स्टाफिंग चैप्टर में बात करेंगे। अभी ये 3 स्टाफ्स आएंगे कहां से, वो स्टाफिंग चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। बट 3 स्टाफ लगेगा हमें, वो हमने इस चैप्टर में बात किया। तो पोजीशंस हम लोग इस चैप्टर में क्रिएट करते हैं, पोजीशंस को फुलफिल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी हमने बस पोस्ट्स क्रिएट किए हैं, कितने पोस्ट एंड पोजीशंस होंगे, भरना उन्हें हमें नेक्स्ट चैप्टर में, स्टाफिंग के चैप्टर में। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी, राइट? अच्छा, डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लेना। डेफिनेशन आई डोंट थिंक आपसे कोई पूछेगा। अभी देखो, ये समझे ना हम लोग, तो सीधा स्टेप्स पे चलते हैं। स्टेप सीख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर का बाकी चीज करेंगे। ठीक है, तो ऑलराइट, तो स्टेप्स पे आ जाइए। जिन लोगों के पास मेरा नोट्स है, 1 पेज पूरा मैंने स्टेप्स का नोटिंग दिया है। ठीक है, तो आपको उतना ही एग्जाम में लिख कर आना है। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में बहुत लंबा दिया हुआ है, उतना आप लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में, इफ इट कम्स फॉर 4 मार्क्स और 5 मार्क्स। ठीक है, तो जितना नोट्स पे दिया है आप बस उतना ही कीजिएगा, उतना ही लिखना है। फिलहाल समझने के लिए मैंने और छोटा कर दिया है। ठीक है,
क्योंकि स्क्रीन पे जितना कम लिखा हुआ है उतना अच्छा होता है, ठीक है, उतना कोई पढ़ता नहीं है स्क्रीन से। तो ध्यान से देखना, मैं आपको सिखाता हूं कि ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, जो आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है, ये बनता कैसे है। तो देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको काम को डिवाइड करना है। जैसे हमने क्या किया, हमने जो पेपर रिलेटेड वर्क है, पेपर वर्क जिसे कहते हैं, है ना, लिखा पढ़ी वाला जो काम होगा, उसको ऑफिस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये ऑफिस में होगा। फिर उसमें भी सेल्स के लिए अलग डिवीजन, अकाउंटिंग के लिए अलग डिवीजन। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय डिवीजन ऑफ वर्क। काम को बांटो। आपका स्कूल एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप स्कूल बोलोगे कि क्या होता है स्कूल में, तो जनरल चीज होता है पढ़ाई, बट पढ़ाई में भी अकाउंट्स की भी पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग काम को डिवाइड कर रहे हैं। एवरीथिंग इज स्टडिंग, बट स्टडिंग में भी कौन सा सब्जेक्ट, तो वो हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटो। तो ये हमने काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटा। पूरा चीज हमारा बिजनेस है, बट हमारे बिजनेस में भी अलग अलग काम हो रहे हैं। तो यू नीड टू फर्स्ट डिवाइड द वर्क, राइट। अच्छा, डिवीजन हो जाने के बाद आपको ग्रुपिंग करना है सिमिलर एक्टिविटीज का। इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड वर्ड डिपार्टमेंटेशन। जो मैं बोल रहा हूं उसको ज्यादा सुनना, ठीक है, डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना, समझने पे ज्यादा फोकस करना, उतना लिखा पढ़ी पे अभी ध्यान मत दो। ये सब तो आपके बुक में या मेरे नोट्स में दिया ही हुआ है, ठीक है। पढ़ने में उसको ध्यान मत दो, आप सुनो, मैं मेन क्या क्या बात बोल रहा हूं वो सुनो, कॉन्सेप्ट समझो। पहले आपने क्या किया, पहले आपने काम डिवाइड किया, फिर आपने सेकंड काम करना है, डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। ये एक डिपार्टमेंट हो गया। परचेज जो है, एक सेकंड, परचेज जो है दिस इज वन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन जो है दिस इज अनदर डिपार्टमेंट। सेल्स जो है ये अनदर डिपार्टमेंट है, एंड अकाउंटिंग जो है अनदर डिपार्टमेंट है। तो सिमिलर नेचर का जो काम होगा वो सारे के सारे एक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। जैसे बैलेंस शीट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो दोनों ही तो अकाउंट्स में जा सकते हैं। दोनों अलग अलग काम है, बैलेंस शीट बनाना और पीएल बनाना दोनों एक काम नहीं होता, बट दोनों एक ही नेचर के तो वर्क है। तो दोनों ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, नंबर 4 को हम लोग बोलेंगे कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया। क्लियर है? ओके, अच्छा। सो नंबर 1 वी डिवाइडेड द वर्क, नंबर 2 वी क्रिएटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि आपको 4 डिपार्टमेंट दिख रहे होंगे। नंबर 3 आपको क्या करना है, असाइनिंग द ड्यूटीज। अब क्या होगा, एक मैनेजर है, तो आपने मैनेजर को ड्यूटीज असाइन कर दिया कि आपको सेल्स करवा के देना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन, वी हैव असाइन्ड द ड्यूटीज। किस बेसिस पे असाइन किया, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एप्टीट्यूड्स, उसके आईक्यू लेवल, उसकी नॉलेज, इन सब चीजों के बेसिस पे हमने उस एक मैनेजर को ड्यूटीज असाइन किया। अब ड्यूटीज असाइन करने के बाद क्या वो सारे काम करेगा, विल ही डू 100% ऑफ द वर्क? ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू डू एवरीथिंग। तो अब आएगा डेलीगेशन। वो क्या करेगा, अब डेलीगेशन हमें करना पड़ेगा। अथॉरिटी हैज टू बी डेलीगेटेड with the help of juniors, with the help of subordinates, with the help of staffs। उस काम को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अथॉरिटी डेलीगेट की जाएगी। इसको आपने नंबर 3 स्टेप में पावर दिया, ड्यूटीज दिया, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ड्यूटीज दिया पूरा करने के लिए। अब उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए पावर भी तो देना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 4 है कि इस मैनेजर के हाथ में हम लोग पावर भी दे दे, अथॉरिटी दे दे कि भाई तुम अपने हिसाब से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये फिर अपना काम करवाएगा, डेलीगेशन करके करवाएगा। वी विल सी डेलीगेशन क्या होता है, इस चैप्टर में देखेंगे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। जब आप इतने ग्रुप्स बना लेते हैं ना अलग अलग, तो चांसेस आर कि सारे ग्रुप्स अपना अपना अलग अलग काम करेंगे। चांसेस आर कि सारे ग्रुप्स अलग अलग स्पीड में आगे बढ़ेंगे। There has to be parity, there has to be balance, there has to be coordination। सब एक साथ एक डायरेक्शन में आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि परचेज वाले बहुत ज्यादा परचेज कर ले रहे हैं और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे। ऐसा भी ना हो कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सेल्स टीम हमारी वीक है। देयर हैज टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोई ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी पैरिटी, there has to be coordination, right? Okay, तो
everything is interlinked. So these are the steps of organizing. ठीक है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं. अब ये जो मैनेजर है इसके अंडर में काफ़ी सारे स्टाफ्स होंगे, तो स्टाफ्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे. ये जो मैनेजर है सारा काम तो खुद से करेगा नहीं, वो डेलीगेशन करके दूसरों से करवाएगा. तो ये हमने पोजीशंस क्रिएट कर लिए. अब ये स्टाफ्स आएंगे कहाँ से, वो हम लोग स्टाफिंग चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, बट स्टाफ लगेंगे 3, वो हमने इस चैप्टर में बना लिया है. ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब हम लोग चलेंगे और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करने का इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरीके से काम करने का क्या फायदा होता है. तो आइए अब इंपॉर्टेंस देखते हैं. नंबर वन इंपॉर्टेंस इज स्पेशलाइजेशन. जो अकाउंट्स का बंदा है ना, वो डेली बेसिस पे अकाउंटिंग ही कर रहा है, और जब हम लोग कोई काम को रोज रोज करते हैं, बार बार करते हैं, वी डू इट अगेन एंड अगेन, तो वी बिकम अ स्पेशलिस्ट. ठीक है, काम हमें मिला है अपने नॉलेज स्किल्स के बेसिस पे, और उसी काम को हम बार बार कर रहे हैं, तो वी बिकम अ स्पेशलिस्ट. और स्पेशलिस्ट होने से फायदा ये है कि वी कैन डू द वर्क इन लेस टाइम, वी कैन डू द वर्क इन लेस कॉस्ट, वी कैन डू द वर्क मोर इफेक्टिवली. तो ये होता है स्पेशलाइजेशन. और ये स्पेशलाइजेशन तब आएगा जब आप रैंडमली सारे काम नहीं, बल्कि एक काम को बार बार करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे, बिकॉज एवरी पर्सन हैज बीन असाइंड अ जॉब. हमने स्टेप नंबर 3 पढ़ा था ना, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज. तो जब आपको काम असाइन कर दिया गया है, तो सबको सेपरेट सेपरेट काम असाइन हुआ है, तो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, बिकॉज हर किसी का अपना सेपरेट काम है. तो इसकी चांसेस ही नहीं है कि मैं भी जो काम कर रहा हूं तुम भी वही काम कर रहे होगे, पॉसिबल ही नहीं है. माई वर्क इज डिफरेंट, आई हैव बीन असाइंड अ डिफरेंट वर्क, यू विल बी असाइंड अनदर वर्क, एंड इट कांट बी सेम. सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन. तो इससे रिसोर्स सेव होता है, इससे टाइम सेव होता है. राइट, ओके. देन आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिकम्स वेरी सिंपल. जब इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा. देयर कैन बी इजी कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. प्रोडक्शन, जैसे मान लो सेल्स टीम बोलती है कि हमें 100 फर्नीचर्स बेचने हैं, हमारा 100 का सेल्स टारगेट है. अगर टारगेट 100 है, तो प्रोडक्शन टीम को 100 से ज्यादा बनाना होगा. तो ये मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा, और प्रोडक्शन टीम 110 यूनिट्स बना के रेडी रखेगी. अब 110 यूनिट्स बनाने के लिए जितने वुडन लॉग्स खरीदने हैं मार्केट से, जितने वुडन लॉग्स खरीदने हैं, तो वो परचेज डिपार्टमेंट खरीद के रखेगा. तो क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेशन में ये लोग चले, एक दूसरे को कोऑपरेट हेल्प करते हुए ये लोग चले. ठीक है, और ये तभी हो पाया जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में रोल इतना क्रिस्टल क्लियर है, सबको पता है किसका क्या रोल है. देन ओनली हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना स्मूथली आगे चल रहा है. ठीक है, तो वर्क इज वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, वेरी मच क्लैरिटी है, देखने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कब क्या हो रहा है. राइट, ओके. सिक्योरिटी एंड सपोर्ट. एक मैनेजर, सीनियर मैनेजर की बात करते हैं, जो बिजनेस में, चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो एकदम सीनियर लेवल के जो लोग हैं, वो छुट्टियां मनाने जा सकते हैं कि नहीं, सोचो. ऑफ कोर्स जा सकते हैं ना, वो 1 वीक की वेकेशन पे जा सकते हैं. आप देखो, अंबानी कभी कभी क्रिकेट देखने आता है ना आईपीएल में, कैसे आ जाता है, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ के कैसे आ जा रहा है क्रिकेट देखने के लिए. बिकॉज उसको पता है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रेडी कर दिया है, स्ट्रक्चर ऐसा रेडी कर दिया है, सबको अपना अपना रोल क्लियर है. सो ही डज नॉट हैव टू वॉच एवरीवन हाउ दे आर वर्किंग. वो सेफ एंड सिक्योर है, वो रिलैक्स्ड है, वो 1 वीक की छुट्टी ले सकता है. ठीक है, तो जो बड़े लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी सिक्योर्ड. उनको पता है कि सिस्टम हमने ऐसा बना दिया है कि हमारी पर्सनल प्रेजेंस अगर 1 वीक ना भी रहे, तो हमें पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बैंड तो नहीं बजेगी. राइट, सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस उसका चलता रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर असाइन्ड ड्यूटी. सबको पता है सबका क्या रोल है. राइट, ओके. एक और पॉइंट कर लेते हैं, हाँ, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन.
ठीक है। जैसे आपका पेट्रोल का बिजनेस है, पेट्रोल के बिजनेस से आप सिम कार्ड के भी बिजनेस पे जाना चाहते हैं, सिम कार्ड के बिजनेस से आप होटल बिजनेस में भी जाना चाहते हैं, होटल बिजनेस के साथ साथ आप एक स्पोर्ट्स टीम भी खरीदना चाहते हैं। दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, आप फैला रहे हो अपना बिजनेस, ठीक है ना। काफी फैला हुआ बिजनेस, वो बोलता था ना वेलकम मूवी में, काफी फैला हुआ बिजनेस है, दैट इज डाइवर्सिफाइड, ठीक है। और ग्रोथ का किसे कहते हैं? ग्रोथ मतलब सेम बिजनेस को बड़े लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। लाइक पहले आपका एक होटल था, अब आप 2 होटल कर रहे हो, तो दैट इज ग्रोथ। बट पहले आपका होटल था, अब आप स्पोर्ट्स टीम खरीद रहे हो, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। तो आपको अगर बड़ा बनना है, इन शॉर्ट अगर आपको बड़ा बनना है, ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी। आप रैंडम बस एक बिजनेस शुरू करके कैसे भी काम करोगे तो यू विल स्ट्रगल टू रन योर बिजनेस। बिजनेस का सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जहां पे, जैसे पॉइंट नंबर 4 था ना, कि आप सिक्योर फील करें, आपकी पर्सनल प्रेजेंस नहीं भी है तो भी बिजनेस चल रही हो, ऐसा बिजनेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे होने से आपको ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का भी मौका मिलता है, राइट। ओके, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्शन टू चेंज। देखो क्योंकि मैंने पर्सनली इस चीज़ को नोटिस किया है, तो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल ही देता हूँ जो मैंने नोटिस किया है। हम लोगों का जो ऑफिस था पहले, जहाँ पे मैं पहले काम करता था, तो होता क्या था कि अभी अकाउंटिंग में थोड़े थोड़े दिन पे ना नए नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, या पुराने ही सॉफ्टवेयर का एक अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं तो आपको पता होगा, मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली, ठीक है। इंडिया में मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज टैली, बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे। तो अब अगर टैली में कोई अपग्रेडेशन आ रहा है, जैसे एक अपग्रेडेशन आया था 2017 में, जब जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ, तो टैली में जीएसटी को लेकर अकाउंटिंग का सिस्टम आया। तो अब एक चीज बताओ, चेंज आ गया मार्केट में, हम लोग पॉइंट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं, चेंज आ गया, 2017 की बात है, चेंज आ गया मार्केट में। नाउ टेल मी, इस चेंज से क्या मेरा पूरा बिजनेस हिल जाएगा? क्या मेरे बिजनेस के 100% ऑफ द एम्प्लॉइज डिस्टर्ब हो जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। चेंज इज वेरी इजी, ओनली दिस डिपार्टमेंट will have to adapt. Only this department, accounting department, will change itself. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जहां जो चेंज आएगा वो केवल उतना सा एरिया मेरा थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा कुछ दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा, राइट। तो ये होता है ग्रुपिज्म करने का, ये होता है डिपार्टमेंटेशन बनाने का, ये होता है ऑर्गेनाइजिंग करने के फायदे या फिर इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंस एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद फिर आप आगे चलना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? जैसे आपका स्कूल का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लो आप क्लास 12 में, आप तो क्लास 12 में हो ही, बट आप लेट्स से क्लास 12 सेक्शन ए में हो। तो एक बात बताओ, आपको क्लास 12 का सेक्शन ए में अपने मर्जी से गए थे कि स्कूल वालों ने डाला था? आप बोलोगे स्कूल वालों ने डाला था, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसे ही कहते हैं। आपके क्लास में लेट्स से 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और ये 50 स्टूडेंट्स सेक्शन ए वाले हैं, ऐसा ही सेक्शन बी भी है, 12 बी भी है, उसमें भी मान लेते हैं 50 स्टूडेंट्स है। तो ये जो 50 स्टूडेंट सेक्शन ए में है, 50 स्टूडेंट सेक्शन बी में है, ये स्कूल वालों ने बना के दिया आपको सेक्शन। आप डेली जाकर, अगर आप सेक्शन ए को बिलोंग करते हैं, आप सेक्शन ए में ही जाएंगे, और जो लोग सेक्शन बी को बिलोंग करते हैं वो सेक्शन बी में ही जाएंगे, अनलेस आपका बंक करने का मूड हो जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, वरना आपको जाना पड़ेगा उसी में। आपके सेक्शन में जो अकाउंट्स टीचर रिस्पॉन्सिबल है वही आएगा, दूसरे सेक्शन में जो अकाउंट्स टीचर रिस्पॉन्सिबल है वो उधर जाएगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, नॉट बाय योर चॉइस बट ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहां आपके टीम मेंबर्स कौन होंगे ये आप डिसाइड नहीं करते, ये आपको बना बनाया टीम मिलता है।
यहाँ पे कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर्मल नेचर। तो वैसे ही ऑफिस में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, आप में वो स्किल्स होगी इसीलिए आपको भेजा जा रहा है। आपकी अकाउंट्स टीम में कितने लोग होंगे ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। वहां के क्या रूल्स होंगे ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। सो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम लोग दो चार पॉइंट देख लेते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, अगर आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है आप नोट्स में देख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब जानबूझ के बनाया जाता है, रैंडमली नहीं बन गया, सोच समझ के बनाया गया है इसको। किस बेसिस पे? स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। आपको अकाउंट्स आता था इसलिए आप इस टीम में हैं, ठीक है। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो आपको अकाउंट्स आता है तब तो आपको इसमें भेजा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हर इंडिविजुअल की, मतलब सीनियर जूनियर क्लियरली डिफाइंड है, हु इज द मैनेजर, हु इज द असिस्टेंट मैनेजर, हु इज द स्टाफ, ठीक है, हु इज सीनियर स्टाफ, हु इज जूनियर स्टाफ, एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड यहाँ पे। ये पॉइंट देखो, यहाँ पे रिटन रूल्स होते हैं, ठीक है। आप अपने घर पे तो हो नहीं, तो यहाँ पे क्या चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन का रूल चलेगा। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव करने के लिए बनाया गया है। यहां काम इस तरीके से चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो जाए। तो ये हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। फायदा क्या है इस तरीके से काम करने का? फायदा क्या है? यहां पे क्लैरिटी रहती है हमारे रोल्स की, हमें करना क्या है, हमें काम क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, सजेशंस किसे देने हैं, कंप्लेंट्स किसे करना है, हर चीज को लेके क्लैरिटी रहता है, राइट। नंबर 2, यहां पे यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा। आप अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, आपको ऑर्डर कौन देगा? ओनली अकाउंट्स मैनेजर आपको ऑर्डर देगा। यूनिटी ऑफ कमांड हमने पढ़ा था ना, फ्योल का प्रिंसिपल नंबर 4। तो वो क्या बोलता था? वो बोलता था कि एक स्टाफ को एक ही सीनियर से ऑर्डर आना चाहिए। वो तब हो पाएगा जब आप ऐसे स्ट्रक्चर में होंगे। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलती किसने किया ये हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं। ये पॉइंट ना केस स्टडी में भी आ सकता है, गलती किसने किया ये हम लोग इजीली पकड़ सकते हैं, क्योंकि हर किसी का रोल अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप पीएल अकाउंट बनाना, तो अब अगर गलत प्रॉफिट निकला या गलत लॉस निकला, आई नो आई हैव टू कैच यू ओनली, बिकॉज पीएल अकाउंट सबको ही नहीं बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको ही नहीं बना रहा था, दैट वाज ओनली योर रोल। यहाँ पे रोल क्लियरली डिफाइंड है, तो हम इजीली पकड़ लेंगे कि गलती कौन कर रहा है, तो दैट इज इजियर टू फिक्स, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं, 2-3 मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आपको करना और पॉइंट कर सकते हो। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर का मेजर डिसएडवांटेज ये है दैट यहाँ ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, इंसानियत नहीं है यहाँ पे सिर्फ काम करो काम करो काम करो, ठीक है। यहाँ इमोशंस के लिए जगह नहीं है। देखो ये वाला पॉइंट की मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स को पूरा नहीं समझा जाता है। आप सैड है या आप दुखी, आप थोड़े दुखी है या आप कुछ पेन से गुजर रहे हैं, पीपल डोंट केयर इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप आए हैं काम करने के लिए, आपको अपना काम करना है और छुट्टी के टाइम में निकल लेना है, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू लिसन टू योर पर्सनल लाइफ स्टोरी ओवर हियर। दिस इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ काम की बातें होंगी, राइट। तो यहाँ इंसानियत थोड़ा बैक सीट ले लेता है। हाँ, पॉइंट नंबर 1, बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे, और इसके चलते काफी डिले हो सकता है काम में। काफी सारे रूल्स फॉलो करने के चलते डिले हो सकता है। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा ना, प्रोसीड्यूरल डिलेज हो सकते हैं। इतने प्रोसेस होते हैं, इतने परमिशन सिस्टम होता है कि काफी डिलेज हो जाते हैं, फास्ट काम हो नहीं पाता है, रुकना पड़ता है परमिशन के लिए। तो दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ठीक ऑपोजिट होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी आप बिलोंग करते हो 12A को, कोई बिलोंग करता है 12B को, कोई क्लास 11 में है, 11 का सेक्शन ए में। अब जब रिसेस पीरियड होता है, रिसेस पीरियड वो जो टिफिन ब्रेक मिलता है ना आपको, तो टिफिन ब्रेक में जब आप बाहर निकलते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि अपने ही सेक्शन वालों के साथ बैठोगे। आप हो सकता है सेक्शन बी में आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जूनियर्स में कोई आपका फ्रेंड हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि
उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आप अपने मर्जी से एक ग्रुप में जा रहे हैं। तो ये था फॉर्मल, बट जब आप अपने मर्जी से एक ग्रुप बना लेते हैं जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, कोई रूल्स उतना नहीं है वहां पे, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यारी दोस्ती बन जाती है कैंटीन में और इधर उधर घूमते फिरते बन जाती है दोस्ती, ठीक है। तो दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जो एडवांटेज हमने यहां पढ़ा था ना, आप देखोगे वो सब वहां पे डिसएडवांटेज है, और जो जो डिसएडवांटेज हमने यहां पढ़ा था, आप देखोगे उधर पे वो सब एडवांटेज का रूप ले लेगा। आइए देखते हैं थोड़ा, ठीक है। देखो, वो डेलिब्रेट था, ये स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप बन जाता है, इसको उतना सोच के नहीं बनाते, ठीक है। यहां पे ह्यूमन रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस है। यहां पे अगर आप दुखी है तो लोग आपसे पूछेंगे, अरे भाई क्यों दुखी हो, तब से तुम हंसे नहीं, क्या हो गया। बात समझ में आई। तो यहां पे ह्यूमन इमोशंस आता है, ठीक है। किस बेसिस पे बनता है, देखो वो बनता था आपके स्किल्स के ऊपर, आपके स्पेशलाइजेशन के ऊपर। ये बनता है आपके टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर के ऊपर। दो वॉलेंट्री है भैया, ये कंपलसरी नहीं है। आपको इस ग्रुप में नहीं रहना, मत रहो, रहना है तो रहो, दोनों चीजें, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई रिटन रूल्स नहीं होता, राइट, ओके। दो तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको बिलोंगिंगनेस फील होगा, आपको अपनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे फील होगी। आपके बिना ये ग्रुप फीका पड़ जाएगा और आपके आते साथ इस ग्रुप में रौनक आ जाएगी। आप नहीं आओगे तो ये आपको फोन करके पूछेंगे क्या हुआ, कहाँ रह गए। तो दिस इज व्हाट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आप अटैच्ड फील करोगे इनसे, ठीक है। ब्रेक फ्रॉम मोनोटनी, रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, वो डेली बेसिस के जो बोरिंग काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक इंसान जब जॉब ज्वाइन करता है ना, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो एक ही काम अलग अलग लेवल पे कर रहा होता है, तो क्या ना, इंसान पक जाता है, एक ही काम कर करके पक जाता है। तो थोड़ा ब्रेक चाहिए ना, ठीक है। तो वो कैंटीन में जाएगा, अपने यार दोस्तों से मिलेगा, थोड़ा ब्रेक के लिए निकलेगा। कई ऑफिस में अपना एक गार्डन होता है, ठीक है। रोहित शर्मा के होते हुए गार्डन नहीं जाना चाहिए, बट ऑफिस में आप जा सकते हैं गार्डन। तो जैसे कैलकाटा में आई हैव सीन, कौन सा ऑफिस था मैं भूल गया, ठीक है, बट एच डी एफ सी बैंक का एक ऑफिस है कैलकाटा में। वो जिस बिल्डिंग में है, उन लोगों का एक बहुत बड़ा गार्डन है, ठीक है। तो ब्रेक लेने के लिए लोग गार्डन में निकल जाते हैं, ठीक है, ओके। एक तुम ये पॉइंट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन मिलेगा वर्क प्रॉब्लम्स का। अगर आप काम में कहीं फंस गए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है इस इनफॉर्मल ग्रुप में कोई होगा जो आपको गाइड कर देगा, जो पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। आप नए हो, कोई पहले से काम कर रहा है, तो वो आपको गाइड कर देगा, ठीक है। तो एक दो चार एग्जांपल आप देख सकते हैं। डिसएडवांटेज एक बार हम लोग देख लेते हैं। डिसएडवांटेज नंबर 1, हाँ, इसके डिसएडवांटेजेस ना ज्यादा है, मतलब ज्यादा सीरियस डिसएडवांटेज है। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब रूल्स। आपके ग्रुप के हो सकते हैं अलग रूल्स हो, जैसे कि आपका ग्रुप हर संडे को मूवी का प्लान बनाता है या बाहर घूमने का प्लान बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नोटिस आया है कि इस संडे सबको ऑफिस आना है, एक्स्ट्रा काम है, बट आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो ग्रुप बोल रहा है नहीं भाई, हमें तो मूवी देखने जाना है। तो हो गया ना, फंस गया ना, उल्टा उल्टा बात हो गया। आपका ग्रुप वाले बोल रहे कि भाई तुझे तो आना ही पड़ेगा मूवी देखने, ठीक है, और तुम यहां फंस गए हो, तुम जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट को आना है ऑफिस। सारे डिपार्टमेंट का एक रूल नहीं होता, ठीक है। वो जिस डिपार्टमेंट से, तुम्हारे दोस्त लोग जिस डिपार्टमेंट से, वो लोग का छुट्टी है, तुम फंस गए इधर, तो ये हो जाता प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। जब ऐसा कोई ग्रुप बन जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन वालों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कोई नया रूल इंप्लीमेंट करना। जहां रूल इंप्लीमेंट किया, तुरंत हंगामा शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। कॉन्फ्लिक्टिंग रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये तो मैंने पर्सनली भी फेस किया है जब मैं पहले ऑफिस करता था, ठीक है। दिस थिंग आई हैव आल्सो फेस्ड, एंड ये काफी सारे लोग आप में से आगे जाके फेस कर सकते हैं, तो आप पहले से समझ लो। प्रॉब्लम ये है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। आप हो सकता है अकाउंट्स के एक बहुत ही सीनियर वर्कर है, आप एक सीनियर एम्प्लॉय है, ठीक है। तो आप जब डिपार्टमेंट में होते हो तब तो आप बहुत सीरियस बैठते हो और अपने सारे वर्कर्स से बहुत सीरियसली काम करवाते हो। बट जब इनफॉर्मली जब आप लोग बाहर मिलते हैं,
कैंटीन में मिल रहे हैं या गार्डन में मिल रहे हैं, ऐसे ही कभी ऑफिस की पार्टीज में मिल रहे हैं, तो क्या होता है ना, एक दोस्ती बन जाती है उस टाइम, और फिर उन लोगों से काम निकलवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार अगर आपने फ्रेंडशिप कर लिया ना अपने जूनियर्स से, तो फिर जूनियर्स से आप देखो ना, आप में से बहुत लोग बैच होल्डर्स होंगे, कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, ये सब होंगे आप लोग। आप देखो, अगर आप ज्यादा दोस्ती कर लोगे ना लोगों से, तो फिर उनसे काम करवाना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट पॉइंट नंबर 3 इज टेलिंग, रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि कल तो आप पार्टी में नाच रहे थे उनके साथ और आज सुबह आप आके इतना गुस्सा दिखा रहे हो, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो इसीलिए जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं ना, वो जनरली इनफॉर्मल ग्रुप्स में उतना घुसते नहीं है, क्योंकि उनको पता है यार एक दिन डांस कर लेंगे ना तो पूरा साल ये लोग नचवाएंगे, फिर ये काम नहीं करेंगे हमारे अंदर, राइट। तो दैट इज इट। एक ये र्यूमर वाला बहुत इजी सा पॉइंट है। तो जितनी भी ऑफिस में गॉसिप्स होती है, जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन या किसी को भी लेके कुछ बातचीत होती है ना, ये सब इनफॉर्मल में ही होता है। झूठ मूठ का बात फैलाते हैं लोग इनफॉर्मली, रूमर फैलाते हैं, आप स्कूल में भी फेस करते होंगे ये सब चीज। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल एक बड़ा सा टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा पॉज करके एक बार यहाँ पढ़ लेंगे। राइट, नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो अब चैप्टर के सेकंड पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपके बुक्स में आपको कुछ टॉपिक्स मिलेगा, लाइन स्टाफ, ठीक है, इस टाइप का कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, वो अब डिलीट हो चुके हैं सिलेबस से। तो वट एवर आई एम डूइंग इन दिस वीडियो, ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको बस इस वीडियो में जो कराया जा रहा है उतना करना है। बुक्स में और भी टॉपिक्स हो सकते हैं, बट दोज आर नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, चलिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? जब काम के बेसिस पे हम लोग ग्रुप्स बनाए। यहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 ग्रुप्स हमें नजर आ रहे हैं, करेक्ट। तो वी कैन सी 4 ग्रुप्स, एंड किस बेसिस पे बनाए ये ग्रुप्स? वर्क के बेसिस पे। सो व्हेन द ग्रुप्स या डिपार्टमेंट, जिसे ऑफिस लैंग्वेज में डिपार्टमेंट कहते हैं, जब वो काम के बेसिस पे बनाया जाए तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है। सबसे पहला एडवांटेज होगा कि ये टाइम प्रूवन है, मतलब आज तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, टाइम टेस्टेड है, हमेशा से चलता आ रहा है। तो ये उसका एक फायदा है कि अगर आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है, इसमें ऑक्यूपेशन वाइज स्पेशलाइजेशन है, मतलब काम के हिसाब से स्पेशलाइजेशन है। जो बंदा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होगा वो अकाउंट्स का स्पेशलिस्ट होगा, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा वो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट होगा। तो काम के हिसाब से स्पेशलिस्ट लोगों को डिपार्टमेंट्स मिलता है। इट इंश्योर्स दैट ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज को इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, सबको ड्यू अटेंशन मिला है, बिकॉज हमने काम के हिसाब से बंटवारा किया अपने ग्रुप्स का। सो वी हैव मेड श्योर कि ईच एंड एवरी वर्क विच इज रिक्वायर्ड हैज बीन गिवन प्रॉपर अटेंशन। एंड लास्ट 2 पॉइंट आप छोटा छोटा कर सकते हैं, इससे कंट्रोल करना इजी हो जाता है और इससे वेस्टेज नहीं होगा, देयर इज नो डुप्लीकेशन। तो वेस्टेज नहीं होगा बिकॉज सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अलग अलग काम है, देयर विल नेवर बी 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट डूइंग द सेम थिंग, तो वैसा वेस्टेज नहीं होगा। डिसएडवांटेज पे आते हैं। सो डिसएडवांटेज नंबर 1 इज कि जो डिपार्टमेंट्स है वो मे नॉट बी एबल टू सी द ओवरऑल पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब है आप सिर्फ अपने ग्रुप पे फोकस करते हैं, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा या नुकसान नहीं दिखता है। वैसे यू आर नाउ ओनली अ ग्रुप पर्सन, यू आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन पर्सन नाउ। ये एक डिसएडवांटेज है कि आप बहुत छोटा सोचेंगे, आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन का सोचेंगे, सॉरी अपने ग्रुप का सोचेंगे, अपने डिपार्टमेंट का सोचेंगे, बट यू वोंट थिंक फ्रॉम द ओवरऑल लार्जर पिक्चर, आपको नहीं दिख रही। सेकेंड है, किसी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आपको बोलूँ कि इस बिजनेस में हमें लॉस हुआ 25 लाख का,
25 लाख का लॉस हुआ, बताओ किसके वजह से हुआ? किसी एक को नहीं बोल सकते ना। अगर हम लोग प्रोडक्शन वाले को बोलेंगे, प्रोडक्शन वाले बोलेगा यार मटेरियल तो परचेज वाला लाता है, वो मटेरियल खराब देगा तो प्रोडक्शन खराब होगा। परचेज वाला बोलेगा यार हमें पैसे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कम पैसा देगा तो हम लोग सस्ता मटेरियल खरीदेंगे। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा यार ये सेल्स वाले कमा के ही नहीं लाते तो हम लोग के पास पैसा कहां से आएगा। समझ रहे हो ना, एक दूसरे को सब ब्लेम करेंगे। देर इज वेरी देयर विल बी डिफिकल्टी टू होल्ड एनी वन रिस्पॉन्सिबल। अगर 25 लाख का लॉस हुआ, आप बता नहीं सकते किसके वजह से हुआ, बहुत डिफिकल्ट है वो फाइंड आउट करना। सब इतना इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, किसकी गलती वो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, क्योंकि आपने केवल जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन होगा, अकाउंट्स मैनेजर होगा, यहाँ पे अकाउंट्स का मैनेजर होगा। तो क्या है ना कि इसने केवल अकाउंट्स का काम देखा है, इसको बहुत अच्छे से अकाउंट्स का काम आता है, बट अकाउंट्स मैनेजर हैज नो क्लू कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अकाउंट्स मैनेजर हैज नो क्लू कि परचेज डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो उसे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का बहुत अच्छे से पता है, बट उसे बाकियों का नहीं पता। तो कल को जब इसका सीनियर लेवल पे प्रमोशन होगा, जब ये अकाउंट्स मैनेजर आज जो भी है, कल जाकर जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोजीशन पे बैठेगा, तब तो उसको सब देखना होगा, तब तो वो खाली अकाउंट्स नहीं देखेगा। तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ आया, बाकी चीजों का एक्सपीरियंस कहाँ है। तो क्या है ना कि डू नॉट ऑब्टेन एक्सपीरियंस जो आगे जाके उन्हें टॉप लेवल में लगेगा, तो वो एक्सपीरियंस नहीं, उसको खाली अकाउंट्स आता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। यस, यहाँ पे डीले बहुत अननेसेसरीली हो सकता है, क्योंकि चीजें इतनी इंटरलिंक्ड है, वन डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर डिपार्टमेंट। तो इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड है ना कि प्रोडक्शन वाले अगर चाहते भी हैं कि प्रोडक्शन करे, बट जब तक परचेज वाला मटेरियल नहीं खरीदेगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। सो अननेसेसरी यहाँ डीले बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस में ये काफी कॉमन है कि जो मैनेजर्स होंगे, देखो सबके अपने अपने मैनेजर्स है। देयर इज वन मैनेजर ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, देयर इज वन मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के। बट ये लोग में ना आपस में इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत होगा। ये अपने डिपार्टमेंट को ज्यादा बेटर दिखाना चाहेंगे, दूसरे के डिपार्टमेंट को खराब दिखाना चाहेंगे। तो जानबूझ के ये कभी कभी डीले करेंगे, जानबूझ के ये कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन देंगे। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा इसके चलते, क्योंकि मैनेजर्स आपस में पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, दूसरे को खराब दिखाने के लिए ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बैंड बजवा सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अच्छा, ये हो गया फंक्शनल। डिविजनल क्या होता है? अब देखो डिविजनल क्या होता है ना, जब प्रोडक्ट वाइज हम लोग डिविजन करते हैं। जैसे ये आईटीसी के ब्रांड्स है, आईटीसी एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एक प्रोडक्ट आप लोग यूज करते हैं, ये वाला क्लासमेट। ये वाला क्लासमेट के आप लोग नोटबुक्स वगैरह, इनफैक्ट आप ये सब भी यूज करते होंगे, बिंगो भी आप यूज करते होंगे, yippee नूडल्स मैगी के कंपैरिजन में। ठीक है, yippee नूडल्स, सैवलॉन। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चीज आपने यूज किया होगा, जिनके घर में आशीर्वाद का आटा आता है तो आशीर्वाद। ठीक है, तो आपने इसमें से काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आईटीसी ये भी डिपार्टमेंट्स बना रहा है, बट ये क्या कर रहा है ना, ये डिवीजन वाइज बना रहा है। इसका कॉपी बनाने का बिजनेस अलग है, वो अलग डिवीजन हो गया। आटा, जो आशीर्वाद आटा है, उसका डिवीजन इसने अलग रखा है। yippee नूडल्स का डिवीजन अलग रखा है, सैवलॉन का डिवीजन अलग रखा है। ये सारे आईटीसी के हैं, बट ये इन लोगों ने काम के हिसाब से नहीं बांटा, इन लोगों ने प्रोडक्ट के हिसाब से बांटा। तो इसे हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, तो ये देख लेते हैं दो तीन करके। पे अटेंशन। सबसे पहला, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जो प्रॉब्लम है, जो पिछले वाले में हो रही थी ना, तो सेल्स वाला परचेज पे डिपेंडेंट और प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन वाला परचेज पे डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंसी हो रही थी, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रहा था। यहाँ पे क्या है ना, आप दूसरे पे डिपेंडेंट ही नहीं हो। आशीर्वाद आटा क्लासमेट नोटबुक्स पे थोड़ी ना डिपेंडेंट है, तुम अपना काम समझो, हम अपना काम करते हैं। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको अपना डिपार्टमेंट सेल्फ सफिशिएंट होगा। आपके अलग लोग हैं, आपके अलग इंचार्ज है, आपका अलग स्टाफ है, आपका अलग ऑफिस है, आपका अलग फैक्ट्री है, आपके अलग गोल्स है। सो यू आर नॉट
रिलेटेड टू द अदर वन, ठीक है। यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट पे अटेंशन आता है, ठीक है। वी फोकस ऑन ईच प्रोडक्ट सेपरेटली, सबके अलग अलग इंचार्जेस होंगे। देन हाँ, यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी एंड ह्यूमन टैलेंट्स में स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन आएगा। जैसे जो लेट्स से क्लासमेट नोटबुक्स पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो स्टेशनरी आइटम के स्पेशलिस्ट होंगे। जो नूडल्स बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो नूडल्स मार्केट के स्पेशलिस्ट होंगे। उनके यहाँ की जो फिजिकल फैसिलिटी, मतलब मशीन्स की बात हो रही है, तो उनके यहाँ पे अलग टाइप के मशीन्स होंगे, अलग टाइप के लोग काम करते होंगे। क्लासमेट में अलग टाइप की मशीन्स है, अलग टाइप के लोग काम करते हैं, ठीक है। सब में इसके सारे डिविजन में अलग अलग टाइप के लोग एंड अलग अलग टाइप के मशीन्स है। यस, वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि डिफिकल्ट है, ये वाला पॉइंट नंबर टू, डिसएडवांटेज का पॉइंट नंबर टू। किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर लॉस होता है ना 25 lakhs का, किसको ब्लेम करोगे इनमें से? डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे अगर लॉस होता है तो आप ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबका इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जैसे मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं yippee नूडल्स का, क्योंकि इसका कंपटीशन मैगी से होता है, तो इसको लॉस हो गया मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं, इसको लॉस हो गया। तो वी कैन इजिली कैच, आईटीसी की जब मीटिंग्स होगी, दे कैन इजिली पिन पॉइंट कि भाई सब प्रॉफिट कर रहे हैं, तुम अकेले लॉस कर रहे हो। तो इट इज इजी टू कैच द कल्प्रिट, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग इजिली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट करके आगे चलना, ठीक है। डिसएडवांटेज पे आते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज हो रहा है। फिजिकल फैसिलिटीज अगेन मशीन, ठीक है। या फिर आप कोई भी फिजिकल एसेट मान सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया। तो ऑफिस बिल्डिंग ज्यादा सूट करेगा इस एग्जांपल में, ऑफिस बिल्डिंग। तो मैं ऑफिस बिल्डिंग के एग्जांपल लेता हूँ। फिजिकल कोई भी एसेट होगा ना, उसे फिजिकल फैसिलिटी कहते हैं। तो ऑफिस बिल्डिंग, अब एक बात बताओ, बिल्डिंग जो ऑफिस बिल्डिंग हो उसके अंदर में क्या होगा? कंप्यूटर्स लगे होंगे, डेस्क रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, स्टेशनरी आइटम रहेंगे, यही सब रहेगा। अब कंपनी सेम है, कंपनी है आईटीसी, बट बिकॉज प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, सबका अलग अलग डिवीजन बना रखा है। किसी का हेड ऑफिस कोलकाता में है, किसी का हेड ऑफिस हैदराबाद में है, किसी का हेड ऑफिस मुंबई में है, किसी का दिल्ली में है। सो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस बिल्डिंग्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। देखो कितना पैसा वेस्ट हो रहा है इसमें, समझ रहे हो? अगर एक ही ऑफिस बिल्डिंग में सब आ जाते, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली कंप्यूटर पे होना है, तो अलग अलग जगह पे कितना वेस्ट हो रहा है। आप सोचो, दे आर टेकिंग प्लेसेस ऑन रेंट, ठीक है, और फिर अलग अलग स्टाफ रख रहे हैं, सब में अलग अलग अकाउंटेंट बैठेगा, तो देयर सो मच वेस्टेज, ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल। सेंट्रलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग डिटेल में समझेंगे, तो उसकी एडवांटेजेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगी। देन अंडर यूटिलाइजेशन होगा प्लांट कैपेसिटी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लासमेट का ही मैं ले लूं, क्लासमेट में मशीन्स लगे हैं, प्रिंटिंग मशीन्स होंगे, क्योंकि ये लोग नोटबुक बनाते हैं, तो प्रिंटिंग मशीन्स लगे होंगे। नाउ मे बी वो मशीन 24 आवर्स नहीं चलता है, वो मशीन थोड़ी देर चल रहा है, बट बिकॉज आपका और कोई काम नहीं है दूसरा, तो वो मशीन खाली पड़ा है। वो फैक्ट्री एरिया, लेट्स से yippee नूडल्स का, बार बार मैं yippee नूडल्स, पता नहीं ये लोग केस ना कर दे मेरे ऊपर, ठीक है। yippee नूडल्स का जस्ट एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, आजकल कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए सारे एग्जांपल्स काल्पनिक है, ठीक है। yippee नूडल्स का मान लेते हैं कि इनका जो फैक्ट्री है ये 5 आवर्स काम कर रहा है, इनका डिमांड अभी उतना ही आ रहा है, तो ये 5 आवर्स काम कर रहा है। तो दिन में जो बाकी 19 आवर्स रह गए, बाकी 19 आवर्स तो इनका फैक्ट्री खाली पड़ा है, तो क्या उस जगह पे कोई और जाके प्रोडक्शन नहीं कर सकता था? वो वेस्ट हो जा रहा है ना, अंडर यूटिलाइज रह जा रहा है। तो रेंट तो आप पूरा 24 घंटे का पे कर रहे हो, बट यूटिलाइजेशन से 5 आवर्स का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात है, राइट। नेक्स्ट, यस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजन्स अराइज हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट्स के लिए अगर फंड्स, जैसे फंड्स एलोकेट होता है ना, आईटीसी जो है सबको फंड्स देगी, अपने सारे डिविजन्स को फंड्स देगी कि आप अपने हिसाब से काम करो। तो किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। जिसको कम मिलेगा वो बोलेगा कि यार मैं भी तो आप ही का पार्ट हूं, आप मुझे क्यों कम दे रहे हो? किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। So that can be another disadvantage.
ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डेलीगेशन। एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। मैनेजर हैज टू डू वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स, बाकी जो काम है वो जूनियर्स से करवा लेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन अ मैनेजर असाइंस, असाइंस मतलब अपना काम किसी और को देगा, पार्ट ऑफ हिज वर्क, अपने काम का कुछ हिस्सा टू अदर्स, ठीक है, दूसरों को, जो अपने स्टाफ होंगे जो उसके अंडर में काम करते हैं। तो जब काम मैनेजर का है, बट मैनेजर अपना काम जब अपने टीम मेंबर से करवाए, उसे हम कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ व्हाट? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब उसको जो पावर मिला था वो पावर वो दूसरों को दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है ऐसा? टू परफॉर्म टास्क। टास्क करेंगे तो पावर लगेगा, सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पावर लगता है। तो मैनेजर क्या करता है, वो दूसरों से करवा लेता है, जो लेसर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने जूनियर से करवा लेता है। आइए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इसका जरूरत क्या है। सबसे पहला, जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। दे डोंट हैव टू डू 100% ऑफ द वर्क, दे कैन रिलाई ऑन देयर जूनियर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन। इससे स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है, क्योंकि जिसको जो काम में स्पेशलाइजेशन है, मैनेजर उसको वही काम देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैनेजर कैन असाइन जॉब टू हिज सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज। मतलब आप अगर अकाउंट्स में स्पेशलिटी लेकर आए तो आपको अकाउंट्स वाला काम डेलीगेट कर दिया जाएगा, फिर आप उसको बार बार करोगे तो और स्पेशलिस्ट बनोगे, ठीक है। क्विक डिसीजंस, क्योंकि अब काम बढ़ गया ना, तो सब अपना अपना जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। पहले सारे काम का प्रेशर एक बंदे पे आ रहा था तो डिले होता था। अब आपको काम दे दिया है, उसने डेलीगेट कर दिया, आप अपना जल्दी से डिसीजन ले लो, तो इससे क्या है ना, काम तेजी से होगा। सारा बर्डन एक जन पे आ जाता है तो बहुत स्लोली होता है काम। सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेशन मिलेगा, जो जूनियर्स जिनको सिलेक्ट किया गया है वो मोटिवेटेड फील करेंगे, बिकॉज किसी को भी सिलेक्ट किया जा सकता था, बट अगर मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है तो आई विल फील स्पेशल, ठीक है ना। तो जैसे आपके स्कूल में हेड बॉय होंगे, हेड गर्ल्स होंगी, कैप्टन्स, वाइस कैप्टन, ऐसे लोग होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, बट चुना गया इन गिने चुने लोगों को, तो इनको स्पेशल फील होता होगा, दे फील मोटिवेटेड, है ना। स्कूल के प्रोग्राम में कितना मोटिवेटेड हो गए लोग काम करते हैं। तो दिस इज व्हाट डेलीगेशन डज, क्योंकि चुना किसी को भी जा सकता था, बट इनमें कुछ टैलेंट दिखा तो दे फील गुड अबाउट इट। एंड फ्यूचर के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलप हो रहा है। आज जो जूनियर है वही तो फ्यूचर में सीनियर बनेगा, तो आज थोड़ा थोड़ा वो सीनियर का काम करना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे और काम करेगा, एंड फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब वो फ्यूचर रेडी हो जाएगा। सो फ्यूचर के लिए एक एग्जीक्यूटिव डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज अनदर एडवांटेज। 5-5 करके चलना, बिकॉज 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन कॉमर्स में नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग डायरेक्टली नोट से कर लेते हैं। तो सब कोई आ जाना नोट्स में, आई थिंक ये सेकंड लास्ट पेज है। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एक और जगह पढ़ा है। कहाँ बता सकते हो? हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे, तो हेनरी फ्योल का आई थिंक प्रिंसिपल 7, आई थिंक प्रिंसिपल नंबर 8 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 8 होगा, स्केलर चेन से पहले ये प्रिंसिपल आता है। तो हेनरी फ्योल ने कुछ बोला था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। He said that there should be proper balance. Certain decisions should be centralized and certain decisions should be decentralized depending on the size of the organization. उसने ये नहीं बोला कि कौन अच्छा कौन बुरा है, उसने बोला कि बैलेंस होना चाहिए। आओ पहले समझते हैं कि है क्या इसका मतलब। देखो सेंट्रलाइजेशन में, यस, सेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? जब देखो देयर आर 3 लेवल्स, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड एक होता है लोअर लेवल। तो जब टॉप लेवल के लोग, टॉप मैनेजमेंट पावर्स अपने हाथ में रखता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स अपने हाथ में रखता है, प्लानिंग की पावर अपने हाथ में रखता है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, मतलब टॉप के लोगों पे कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है आपका, तो यही ज्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आप लिख सकते हो वहां पे, सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन।
जब यहाँ पे टॉप या हायर लेवल के मैनेजमेंट के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो गई है, सैमसंग जैसे, अब सैमसंग की हेड ऑफिस कहाँ होगी? साउथ कोरिया में। इट इज अ कोरियन कंपनी, तो साउथ कोरिया में उसकी हेड ऑफिस होगी। बट सैमसंग की जो आउटलेट्स है, सैमसंग का जो ब्रांचेस है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। गूगल के साथ भी सेम, गूगल का हेड ऑफिस अमेरिका में है, बट गूगल के ऑफिस ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो जब आप सारे डिसीजन सेंट्रलाइज लेते हैं, कहने का मतलब है टॉप लेवल के लोग लेते हैं, उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बट कंपनीज लाइक गूगल, कंपनीज लाइक कोका कोला, कंपनीज लाइक सैमसंग, ये कंपनीज क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस भी लेती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है लोकल लेवल डिसीजन लोकल ब्रांच लेगा और बड़े डिसीजन हेड ऑफिस लेगा। तो जब लोकल लेवल डिसीजन लोकल ब्रांचेस पे छोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा रोल मिडिल एंड लोअर लेवल का हो जाएगा। टॉप तो सेंट्रलाइज होता है, ज्यादा रोल यहां पे लोअर लेवल एंड मिडिल लोअर लेवल का ज्यादा रोल हो जाएगा। ठीक है, ब्रांचेस का ज्यादा रोल हो जाएगा, हेड ऑफिस का कम रोल होगा। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट का कम रोल होगा, जो अदर मैनेजमेंट है उसका ज्यादा रोल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मिडिल एंड लोअर लेवल, इनका रोल बढ़ जाता है। ठीक है, इनका रोल बढ़ जाता है, तो दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिख के दिया, इसको आप जरूर करना, हो सकता है आपको एग्जाम में एग्जैक्ट एग्जाम्पल दे दे। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख कर रखिएगा, डिफरेंसेस आप एक बार कर लेना। वी आर मूविंग टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आपके सिलेबस में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बोला है। अच्छा, एक चीज देखो, हमने एक टॉपिक किया डेलीगेशन और अभी एक टॉपिक किया डिसेंट्रलाइजेशन। आपको नहीं लगता दोनों एक जैसे हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, देखो दो डिफरेंस है। एक तो डेलीगेशन कंपलसरी है, क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा, आप सब काम खुद से नहीं कर सकते, तो डेलीगेशन जरूरी है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। सैमसंग ने जो काम किया, गूगल ने जो काम किया, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला ने जो काम किया, वो ऑप्शनल था, नहीं भी कर सकते थे। और देखो, डेलीगेशन क्यों करते हैं? मैनेजर का वर्कलोड कम करने के लिए, थोड़ा वर्कलोड रिलैक्स हो जाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग करते हैं लोअर लेवल को ज्यादा ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्रीडम देने के लिए, लोअर लेवल को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। डेलीगेशन जब करते थे, पावर अपने ही हाथ में रहता था, सिर्फ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में रहता था, सिर्फ थोड़ा सा पावर देते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज स्टिल आवर्स। डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही होती थी, गलत काम हो गया तो अपने पे ही आएगा। बट यहां पे क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़े से ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर गलती हो गई तो हम उसके ऊपर छोड़ देंगे कि वो उसकी गलती थी, हेड ऑफिस का क्या लेना देना इसमें। बात समझ में आया? तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। बट तो जब आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स करेंगे ना, तो आपको फील आएगा कि ये मेरिट एंड डीमेरिट तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में कॉमन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो मेरिट्स में क्या है? देखो, रिलीफ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव वहां पढ़ा था, वही पॉइंट यहाँ रिपीट हो रहा है। वहां सबऑर्डिनेट को मोटिवेशन मिलता था, देखो यहाँ पे मिल रहा है। वहां क्विक डिसीजन था, यहाँ बेटर डिसीजन हो रहे हैं। यहाँ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, लोगों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का चांस मिल रहा है। अगर एक ही चीज एक ही लोग करते रहे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। जब दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करोगे तो देयर विल बी मोर इनोवेशन, न्यू आइडिया, फ्रेश आइडियाज एंड देयर विल बी मोर क्रिएटिविटी। एंड वहां पे भी था ना एग्जीक्यूटिव का डेवलपमेंट, यहाँ पे हो रहा है, फ्यूचर मैनेजर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज जो जूनियर सीनियर का काम कर रहा है, फ्यूचर में जाके वही सीनियर बनेगा। ठीक है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है डिले। ठीक है, ओके, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है? कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आएगा, कोऑर्डिनेशन करने में, बिकॉज सारे ब्रांचेस को, सारे लोअर लेवल को आपने ऑटोनॉमी दे रखा है, फ्रीडम दे रखा है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आ सकता है। यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, क्योंकि अगेन सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम। कोई लेट्स से संडे मार्केट बंद होता है कहीं पे थर्सडे मार्केट बंद होता है, सबके सॉफ्टवेयर पे अलग अलग टाइप की
छुट्टियां सेटअप कर रखी है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पा रहा है। फ्रीडम दे देने से यही प्रॉब्लम होता है। देयर विल बी ओवरहेड्स, मतलब जो खर्चे होते हैं ना, तो है तो सब एक ही कंपनी के, बट सब अलग अलग जगह ऑफिस खोले हैं, सबका अलग अलग रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ का खर्चा, तो ओवरहेड्स इसे कहते हैं। तो ओवरहेड्स काफ़ी बढ़ जाता है ब्रांचेस मॉडल पे। जब आप जाते हैं तो एक ब्रांच खोलने पे आपको 50-60 थाउजेंड आराम से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। स्मॉल फर्म्स हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था कि अगर सेंट्रलाइजेशन इज गुड फॉर स्मॉल स्मॉल फर्म्स, दिस इज ओनली गुड फॉर बिग कंपनीज लाइक सैमसंग। इसलिए मैंने सिर्फ बड़े कंपनीज का नाम लिया, क्योंकि बड़ी कंपनीज ही ये करती है, ठीक है। एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, मतलब देखो अपना इंटरनल तो प्रॉब्लम था ही, ये सब तो हम लोग प्रॉब्लम देख ही रहे हैं, अभी 4 प्रॉब्लम्स हमने देखा। एक कंपनी को चैलेंजेस अपने इंटरनली तो मिल ही रहे, ये 4 पॉइंट्स हमने देखा, प्लस बाहर से भी चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है इन रीसेंट ईयर्स कंपटीशन बढ़ रहा है, फॉरेन से कंपनी आ जा रही है। देखो अपना प्रॉब्लम कम था क्या, कि अब बाहर से भी हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस वो कभी प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, अगर हमने अपने एक भी स्टाफ के साथ कुछ भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लो, यूनियंस आ जाएंगे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, आप टाइम पे टैक्स ना दो या फिर कम टैक्स दे दो या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट डे सीबीआई आपके द्वार पे मिलेगी। तो क्या अपनी प्रॉब्लम कम है क्या, कि अभी बाहर वालों को भी प्रॉब्लम देखना पड़ रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ज्यादा फैलने से, ज्यादा स्प्रेड करने से, ज्यादा जब आप डाइवर्सिफिकेशन लाते हैं तो उसकी ये सब प्रॉब्लम होती है कि यू नीड टू नॉट ओनली फेस योर ओन इंटरनल चैलेंजेस, अपनी बिजनेस को ग्रो कराने में अपना तो चैलेंजेस होता ही है, प्लस बाहर वाले भी आपको बीच बीच में डोज देने चले आते हैं, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। डिफरेंसेस आप एक बार अपने से कीजिएगा, ठीक है। मुझे लगता है जितना हो सका कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था, तो मुझे लगता है कि मैंने वो पूरा किया। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा किसी भी पॉइंट पे, तो आप नीचे कमेंट में आप पॉइंट का नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं सीबी गुप्ता का, तो आप पेज नंबर भी लिख सकते हो। तो आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू। एंड 9 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो वी आर नाउ 60% डन। अब हमारे 6 चैप्टर बचे, तो रिमेनिंग 40% इज लेफ्ट, वो भी आता जाएगा, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, ठीक है। एंड अगर कुछ सजेशन है तो वो आप ओपन टू इट, आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून।